हम सब कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे हमारा बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, उसी तरह कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक चार्ज की तरह स्टोर कर लेता है। वो किस लिए? क्योंकि उस कैपेसिटर के अंदर कुछ कैपेसिटेंस होता है, और जहाँ पर कैपेसिटेंस होता है वहाँ पर कुछ चार्ज स्टोर होता है। तो आज हम कुछ कैपेसिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये रहा आपके सामने, पैरासिटिक एंड स्ट्रे कैपेसिटेंस। यानी आज हम दो तरह कैपेसिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या है और स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या है, इन दोनों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, ये कहाँ पर दिखाई देते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, इन सब के बारे में आज हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो देखिए, जो कैपेसिटेंस होता है, ओके, कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। ओके, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर करेगा। ओके, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। ओके, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। और हमें पता है जहाँ पर कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होता है वहाँ पर वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें पैरासिटिक एंड स्ट्रे कैपेसिटेंस के बारे में, ये दोनों क्या है, हमें तो पता है कैपेसिटेंस के बारे में, लेकिन पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या है और स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या है। ओके, तो जो पैरासिटिक है, अगर आप बायोलॉजी पढ़े हो, अगर आपको बायोलॉजी के कुछ ज्ञान है, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो पैरासिटिक से आपको कुछ याद आ रहा होगा। ओके, अगर आप बायोलॉजी अच्छे से जानते हो तो पैरासिटिक जो है ये आया है आपका पैरासाइट वर्ड से। ठीक है, ये कहाँ से आया है, पैरासाइट एक वर्ड है, ये पैरासाइट वर्ड से इसको लाया गया है। तो पैरासाइट का मतलब क्या है, अगर कोई पौधा किसी अलग पेड़ से निकला हुआ है, आपने देखा हो काफ़ी सारे पेड़ जो कि उसके अंदर से छोटा सा पेड़ निकला हुआ होता है, या फिर कोई जीव वो किसी और जीव के ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसी और जीव के ऊपर रहता है, या फिर कोई पौधा हो गया और उस पौधे के अंदर कीड़े जब लग जाता है तो वो कीड़े क्या करते हैं, उस पौधे में रहते हैं और पौधे को खा करके जीवित रहते हैं। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ओके, जो जीव किसी दूसरे जीव के अंदर रहते हैं। तो इसी से जरा सोचिए क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं कैपेसिटेंस कहाँ से निकलता है, बेसिक नॉलेज कैपेसिटर से। ओके, तो ये एक आपका है कैपेसिटर। तो इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, और हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो प्लेट होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये होता है नेगेटिव चार्ज के लिए, या फिर कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर कैपेसिटेंस कब आएगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, दोनों का चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब क्रिएट होगा तभी जाके यहाँ पर कैपेसिटेंस कुछ बनेगा। लेकिन जब तक इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक इन दोनों प्लेट के अंदर जब तक कोई भी चार्ज का डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक यहाँ पर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो देखिए एक कैपेसिटर में ले रहा हूँ। ओके, तो इस कैपेसिटर का वैल्यू हम मान लेते हैं 1 माइक्रोफैराड है। ओके, इस कैपेसिटर का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। लेकिन इस कैपेसिटर के अंदर और भी एक कैपेसिटेंस है, इसी कैपेसिटर के अंदर और भी एक कैपेसिटेंस है, जिससे हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है और जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है, ये दोनों सेम है। देखा जाए तो ये दोनों 90% सेम है, क्योंकि 90% नहीं 95% दोनों सेम होता है। ओके, तो पैरासिटिक कैपेसिटर जिसे हम बोलते हैं, उसी को भी हम स्ट्रे कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो कैपेसिटर है इसका एक कैपेसिटेंस वैल्यू होता है, लेकिन इसी के अलावा यहाँ पर और एक कैपेसिटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक या फिर स्ट्रे कैपेसिटेंस। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो ठीक कर दूंगा। तो देखिए, तो यहाँ से जो निकल रहा है उसको तो हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस। तो ये कैसे निकलता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कंडक्टर है। ओके, ये एक कंडक्टर है जहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और इसके पास में और एक कंडक्टर है। ओके, अगर यहाँ पर दो तरह का कंडक्टर है, मैंने आपको कैपेसिटर बताया था, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर दो प्लेट होता है, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर चार्ज का डिफरेंस होता है।
तो यहाँ पर देखिए दो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है। अगर दोनों कंडक्टर के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम परिमाण में अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, अगर सेम यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा करंट, यहाँ पर कम करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कैपेसिटेंस भी क्रिएट होगा। ओके, इसके अंदर क्या होगा, कुछ एयर होगा या फिर इंसुलेटर होगा, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल तरह काम करने वाला है। ओके, अगर इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस क्रिएट होता है, अगर दोनों के अंदर करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का डिफरेंस भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक कैपेसिटेंस भी क्रिएट होता है, और उसी कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस। तो ये तो एक बात हो गया। और एक बात दोस्तों, जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी उसके अंदर भी पैरासिटिक कैपेसिटेंस और स्ट्रे कैपेसिटेंस को देखा गया है। ओके, तो देखिए उसके अंदर कैसे बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पीसीबी होता है, ओके, जो पीसीबी होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक पीसीबी है, तो पीसीबी के अंदर कैसे बनता है पैरासिटिक कैपेसिटेंस, देखिए। तो पीसीबी के अंदर क्या होता है, कुछ ट्रैक होता है जहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक ट्रैक है, ओके, यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, कोई भी कंपोनेंट लगा है, और यहाँ पर ये एक ट्रैक है, ओके, और यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी कंपोनेंट लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो दो ट्रैक बन गया इसका, ठीक है, ये जो दो कंडक्टिंग ट्रैक यहाँ पर बन गया है, तो इसके अंदर जो भी गैप रह गया है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये भी क्या करता है, यहाँ पर जब इन दोनों के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जब भी इन दोनों के अंदर कोई भी चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है, जो क्रिएट होगा, क्योंकि पीसीबी के अंदर जो भी लेयर होता है, जो भी करंट फ्लो होने का जो भी कंडक्टर होता है, वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि सब में समान परिमाण में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर, उनके अंदर डिफरेंस तो क्रिएट होगा, तो उसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक कैपेसिटेंस भी क्रिएट हो रहा है। और उसी की वजह से जो कैपेसिटेंस यहाँ पर बनता है उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक और स्ट्रे कैपेसिटेंस, जो कि पीसीबी के अंदर बनता है। पहले हम बता देते हैं कि कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है, उसके बाद बताएंगे कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ओ दोस्तों, पैरासिटिक कैपेसिटेंस कहाँ पर और क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। ओके, तो मान लीजिए ये आपका एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर 3 टर्मिनल निकला हुआ है, तो इन दोनों के अंदर भी एक कैपेसिटेंस क्रिएट होगा, जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस। या फिर कोई इंडक्टर हो गया, यहाँ पर ही पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, इंडक्टर में भी पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। ये तो देखने में एक इंडक्टर है, काम में इंडक्टर तरह करता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पर ये भी एक कैपेसिटर की तरह वार करने लगता है। दोस्तों, हम लोगों को पता है जो कैपेसिटर है वो सिर्फ और सिर्फ एसी को अलाउ करता है, लेकिन डीसी को अलाउ नहीं करता है। कैपेसिटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसी को अलाउ करता है, लेकिन डीसी को वो अलाउ नहीं करता। वो किस लिए, क्योंकि एसी में क्या होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है कैपेसिटर उसी का हो जाता है भाई, वो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो उसको पूछता भी नहीं है, उसकी ओर देखता भी नहीं है। ये है कैपेसिटर का काम। तो देख लेते हैं कि कैपेसिटर क्यों एसी को अलाउ करता है, डीसी को क्यों ब्लॉक करता है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका आगे का काम समझेंगे, जो कि हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है पैरासिटिक कैपेसिटेंस। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एसी को क्यों अलाउ करता है। देखिए, अगर एक सर्किट में करंट का फ्लो होगा, जब उस सर्किट में, जब वो सर्किट क्लोज पाथ हो और उस सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो, तभी जाके उस सर्किट में करंट अच्छे से फ्लो हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर इधर से इधर को करंट का फ्लो होगा, जब इसके अंदर एक कंडक्टिंग पाथ बनेगा। लेकिन हमें पता है कैपेसिटर जो कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल होता है, ये जो कि एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन ये करंट को फ्लो नहीं कर सकता है। लेकिन करंट को फ्लो करवाता है कब, जब यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को प्रतिरोध करता है। उसी तरह कैपेसिटर में भी एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जो कि क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ओके, तो
जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। अगर हम यहाँ पर इसको और थोड़ा तोड़ लेते हैं तो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू कितना होता है 2 पाई एफ और C कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर XC इंक्रीज होता है, जो कि अगर हम समझ ले या इसको, ये है रेजिस्टेंस। ओके, हम इसको समझ लेते हैं रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस और अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर करंट कम फ्लो होगा। करंट को फ्लो होने के लिए प्रतिरोध मिलेगा, करंट फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये कब डिक्रीज होगा, जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय एफ है, इसको हम भूल जाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है XC इज इक्वल टू 1 बाय एफ और XC इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर यहाँ पर एफ इंक्रीज होता है तो XC क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर यहाँ पर एफ डिक्रीज होता है तो XC क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात आपको पता ही होगा। इसलिए कैपेसिटर क्या करता है, वो AC को अलाउ करता है, DC को ब्लॉक कर देता है। ओके दोस्तों, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पैरासिटिक कैपेसिटेंस तो होता है, लेकिन उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, वो जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस होता है वो एक अनवांटेड अनअवॉइडेबल वो कैपेसिटेंस होता है, जिसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये अनवांटेड है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिएट हो रहा है, ये अपना आप क्रिएट हो रहा है, जिसके लिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल कैपेसिटेंस। तो ये क्रिएट होने की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम में भी डालता है ये। ओके, ये हमें कुछ प्रॉब्लम में भी डालता है। नॉर्मल सर्किट में अगर देखा जाए तो नॉर्मल सर्किट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये जो कैपेसिटेंस होता है ना, ये बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन कम होता है, बहुत ही कम होता है। और ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ओके, जब सर्किट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तभी जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वहाँ पर कम है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। वो क्योंकि मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि जो XC है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यानी कि इन दोनों के अंदर जो कंडक्टर है, ओके, ये जो कंडक्टर है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर का जो कि कैपेसिटेंस है ये यहाँ पर एक कंडक्टर जरा बिहेव करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर हम बात करें कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट की, ओके, तो वहाँ पर हम हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो कि रेडियो सर्किट होता है, जहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, जो कि कम्युनिकेशन सर्किट होता है, वहाँ पर हम हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैंड होते हैं वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा कम्युनिकेशन, जो कि सिग्नल का स्ट्रेंथ होता है, जो ठीक है, वो किस लिए, इस पैरासिटिक कैपेसिटेंस के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ भी क्रिएट हो सकता है। और हमें पता है जो कम्युनिकेशन सर्किट होता है वहाँ पर हम एक टैंक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम टैंक सर्किट इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम कैपेसिटर और इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर कैपेसिटर चेंज हो जाए तो जो कम्युनिकेशन का जो सिग्नल है वो भी यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पैरासिटिक कैपेसिटेंस को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, और एक कैपेसिटर इसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर ये लंबा बनेगा, अगर इसका वायरिंग लंबा होगा तो यहाँ पर और बहुत सारे कैपेसिटर ऐड हो जाएंगे। और हमें पता है अगर कैपेसिटर पैरेलल में ऐड होते हैं तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जो यहाँ से आउटपुट निकलने वाला था वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से पैरासिटिक कैपेसिटेंस और स्ट्रे कैपेसिटेंस हमें प्रॉब्लम में डालते हैं। इसका कोई एडवांटेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका डिसएडवांटेज है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये अनवांटेड कैपेसिटेंस है। ओके, इसका सल्यूशन क्या है, ओके, इसका सल्यूशन क्या है और क्या करने से ये इसका जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस हो सकता है। तो अभी हम जानते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, तो इसका भी कोई सल्यूशन होगा ना।
तो अब हम उसी के बारे में बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन है उससे हम यूज करके तो काम कर सकते हैं, लेकिन हम पैरासिटिक कैपेसिटेंस को कभी भी जीरो नहीं कर सकते। हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसका हम वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस कैपेसिटेंस को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है? तो उसके लिए अभी हमारा जो एसएमडी आ गया है, जहाँ पर जो कंपोनेंट लगता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगता है, उसका टर्मिनल बहुत ही छोटा होता है, वो कंपोनेंट के साथ ही फिक्स होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का टर्मिनल जितना बड़ा होगा तो ये कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लेट का साइज जो है बढ़ रहा है, और अगर इसको हम छोटा कर देंगे तो जो कैपेसिटेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और तो और अगर हम बात करें यहाँ पर पीसीबी की, तो यहाँ पर जो लेयर हम लेते हैं, यहाँ पर जो ट्रैक हम लेते हैं, तो उन दोनों के अंदर हमें डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाना होगा, जिससे कि वहाँ पर, तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर दोनों प्लेट के अंदर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो इसके साथ भी हम कैपेसिटेंस को यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही 2-3 तरीका है पैरासिटिक कैपेसिटेंस को डिक्रीज करने का, और यही होता है पैरासिटिक कैपेसिटेंस जो कि अनवांटेड है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल भी है, और जो कि बहुत ही कम बनता है, जिसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, और इसे हम बोलते हैं वर्चुअल कैपेसिटर, इसे हम बोलते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ट्रे कैपेसिटेंस, वर्चुअल कैपेसिटेंस क्या है और ये कहाँ पर क्रिएट होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को शुरू से फिर से एक बार देखिए, या फिर अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, या फिर एक अलग सा वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।